डेवलपमेंटल जर्नलिज्म में, डायलॉग में हम हैं बोल्ड, राइट और बैलेंस्ड। देशबंधु प्रेजेंट्स टीवी लाइव ऑनलाइन टीवी, जहां है खबरें लगातार। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो कर्नाटक में चुनाव की घड़ियां करीब आ गई हैं और इधर अगले साल के लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी कर्नाटक में भी सत्ता पर काबिज है और केंद्र में भी है। आप सब जानते हैं, दोनों जगह यानी कि डबल इंजन की सरकार कर्नाटक में चल रही है। बीजेपी के शब्दों को अगर दोहराएं तो दोनों ही जगहों पर वो सत्ता को दोहराना चाहती है इस बार के चुनाव में। यानी अभी जो कर्नाटक में चुनाव है और उसमें भी सत्ता हासिल करना चाहती है और 2024 में भी सत्ता हासिल करने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। लेकिन इस वक्त कांग्रेस के दोहरे वार से बीजेपी बेहाल हो रही है। बीजेपी शायद इस गुमान में थी कि उसे चुनौती देने की ताकत किसी में भी नहीं है। बीजेपी ने खुद को अजेय मान लिया था, लेकिन अब भीतर और बाहर दोनों जगहों से मिल रही चुनौतियों से बीजेपी हिल गई है। कर्नाटक चुनाव से पहले टिकटों के बंटवारे ने बीजेपी की पोल खोल दी है, बता दिया है कि बीजेपी भीतर से कितनी खोखली है और कमजोर है। टिकट न मिलने से नाराज कई नेताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी पर कांग्रेस ने एक ट्वीट किया। आज ट्वीट में कांग्रेस ने क्या कुछ लिखा है जरा देख लीजिए। कांग्रेस ने लिखा कि देखा आपने, जो कहा था वही हुआ। कर्नाटक बीजेपी में भगदड़, इस्तीफों की बारिश। लक्ष्मण सावदी एक्स डिप्टी सीएम, डीपी नारीबोल एक्स एमएलए, एमपी कुमारस्वामी एमएलए, रामप्पा लमानी एमएलए, गुलिहट्टी शेखर एमएलए, शंकर आर एमएलसी, एस अंगारा मंत्री और डॉक्टर विश्वनाथ येदुरप्पा के करीबी। राज्य भर में बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा जारी। नोट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये लिखा जा रहा है कि ट्वीट लिखने तक इतने नेताओं के बीजेपी छोड़ने की जानकारी है। ये लिस्ट समय के साथ बढ़ती जा रही है, अपडेट करते रहेंगे। ये कांग्रेस की तरफ से बीजेपी में किस ढंग से इस्तीफों की बारिश हो रही है और भगदड़ है, ये कांग्रेस ने ट्वीट करके बताया है। तो दोस्तों, कांग्रेस का ये तंज बीजेपी को दोहरा जवाब देने जैसा है। दरअसल कल ही राजस्थान में पीएम मोदी ने अशोक गहलोत पर तंज किया था कि राजनीतिक उठापटक और आपाधापी के बावजूद अशोक गहलोत रेलवे के कार्यक्रम में आए और इसके लिए उन्हें धन्यवाद, ये मोदी जी कल कह रहे थे। मोदी जी का दरअसल इशारा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रही तकरार पर था, लेकिन कांग्रेस की खिंचाई करते हुए मोदी जी दरअसल ये नहीं देख पाए कि खुद उनकी पार्टी में क्या हाल है। कर्नाटक में कई पूर्व के जो और मौजूदा विधायक इस्तीफा दे रहे हैं और इसके बाद बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल और कितना मुश्किल हो जाएगा, ये इसका अंदाजा शायद पार्टी के नेताओं को होगा ही। बीजेपी की इस उठापटक के बीच कांग्रेस में कर्नाटक में कांग्रेस के लिए स्थिति जो है वो मजबूत बताई जा रही है। कई सारे सर्वे भी इस बार कांग्रेस की जीत का अनुमान लगा रहे हैं। अगर ये सर्वे सच होते हैं तो इससे कांग्रेस और भी मजबूत होगी। और दूसरी तरफ कर्नाटक से इधर छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ें तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस मजबूत है ही और आज वहां पर चुनावी शंखनाद करने के लिए प्रियंका गांधी बस्तर पहुंची। बस्तर आप सब जानते हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रहा है और आदिवासी बहुल ये राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा आदिवासी बस्तर में पाए जाते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं। और इसी बस्तर में कांग्रेस ने भरोसे का सम्मेलन आज आयोजित किया था, जिसमें प्रियंका गांधी ने शामिल होकर के कांग्रेस की मजबूती का ऐलान किया और साथ ही 2018 के पहले के 15 सालों के बीजेपी शासन की कमियां गिनाकर यह बताया कि बीजेपी ने बस्तर का कितना नुकसान किया है। प्रियंका ने अपने भाषण की शुरुआती लाइनें आदिवासियों की भाषा गोंडी में बोल करके यहां के लोगों से अपनी नजदीकी को बयां किया है। जरा सुन लीजिए प्रियंका गांधी कह क्या रही हैं। आज भरोसे का सम्मेलन है
इतनी बड़ी तादाद में मैं देख रही हूं मेरी बहनें यहां आई हैं मेरी बातें को सुनने के लिए। क्यों आई हैं? मैं तो छत्तीसगढ़ पहली बार आई हूं, मुझको तो आप जानते नहीं हैं। आप इसलिए आई हैं क्योंकि आपको मेरे परिवार के एक एक सदस्य पर भरोसा है। आप इसलिए आई हैं क्योंकि आज से कई साल पहले 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां आदिवासी सम्मेलन में आए थे, आपके संपर्क में आए, उन्होंने आपके लिए कार्य किया, विकास किया। आप इसलिए आई हैं क्योंकि इंदिरा जी के दिल में आपके लिए एक बहुत खास जगह थी। पूरी देश में वो घूमी और शायद मैं पहली बार यहां आ रही हूं बस्तर में, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि बचपन से मुझे बस्तर के बारे में मालूम है। मैं आपकी हस्तकला को पहचानती हूं, आपकी संस्कृति को जानती हूं, यहाँ की कहानियों को जानती हूं और आपके संघर्ष के बारे में सब कुछ जानती हूं, क्योंकि मेरे परिवार के एक एक सदस्य ने आपके संघर्ष को पहचाना, आपकी संस्कृति को पहचाना और आपके आत्मसम्मान का आदर किया। और आगे चलते चलते कांग्रेस पार्टी ने जितना भी काम किया यहाँ उसी भावना से किया, उसी भरोसे की वजह से किया। देखिए, जीवन का जो भी रिश्ता होता है, चाहे परिवार के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, सहेलियों के साथ हो, काम करते हैं तो जो हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ, हर रिश्ते में भरोसे की जरूरत होती है। ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता, जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं होता जो भरोसे के बिना हो सकता है। अभी मैं यहाँ आपके सारे स्टॉल देख रही थी, तो वहाँ कोने में शायद एक आइसक्रीम बनाने का स्टॉल है। एक मेरी बहन खड़ी थी, उसने कहा बहुत देर से इंतजार कर रही थी, आइसक्रीम बनाई थी, लेकिन बहुत प्यार से मुझे कहा कि दीदी आप मत खाओ, आपका गला खराब हो जाएगा, आपको बोलना है, ठंडा मत खाओ। देखो, एक पल में मुझसे रिश्ता जोड़ दिया, एक पल में मेरी सहेली बन गई, और ये भरोसे के आधार पर ही होता है। इसीलिए सार्वजनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? भरोसा ही होता है। आज हम सब नेता तो सुन रहे थे आप प्रियंका गांधी को, भरोसे का सम्मेलन कर रही हैं बस्तर में और परिवार को कैसे जोड़ रही हैं। और प्रियंका भाषण की कला बहुत अच्छी तरह से जानती हैं और रिजम्बल करती हैं अपनी दादी से, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, यानी कि इंदिरा गांधी से। तो प्रियंका को देखने के लिए काफ़ी भीड़ जुटी थी आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में। वैसे ये संयोग ही है कि प्रियंका गांधी के परनाना और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आज ही के दिन यानी 13 अप्रैल 1955 को बस्तर आए थे, और अब 13 अप्रैल 2023 को प्रियंका गांधी जो हैं वो बस्तर पहुंची। कांग्रेस और बस्तर यानी दोनों के कैलेंडर में ये तारीख इस वजह से अब आज खास हो गई है। खैर, प्रियंका के इस दौरे का अच्छा असर छत्तीसगढ़ चुनाव में देखने को मिलेगा, इसका अनुमान कांग्रेस लगा रही है, क्योंकि इससे पहले हिमाचल चुनाव में भी प्रियंका की सक्रियता से कांग्रेस को जीत मिली थी। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति मजबूती से तैयार हो रही है। इसके साथ ही कांग्रेस 2024 के चुनावों में भी बीजेपी को मात देने की योजना बना चुकी है। कल जिस तरह से विपक्षी एकता की तस्वीरें सामने आईं, उससे जाहिर हो रहा है कि इस बार केवल विपक्षी एकता की कोशिशें मुंहजुबानी नहीं हो रही हैं, बल्कि उसे जमीन पर सच करने की तैयारी भी चल रही है। कल नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके अलावा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, इन चारों की जबरदस्त एक मीटिंग हुई और उसके बाद इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नीतीश कुमार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा था, एक बार जस्ट रिकॉल करने के लिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने रखना चाहता हूं। सुनिए क्या कुछ नीतीश कुमार कह रहे हैं।
अभी काफी देर बहुत ही हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करना है और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बात हुई। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे उस सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। तो ये अरे आप तो मत समझिए, आप जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ, उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो। तो कह रहे हैं नीतीश कुमार काफी लोग इकट्ठा होंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने भी पत्रकारों को संबोधित किया था। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। आज की चर्चा को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होने वाली है राहुल गांधी नीतीश कुमार के बयान, और साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर डबल अटैक बीजेपी के ऊपर जो है वो क्यों हो रहा है। सुनिए जरा राहुल गांधी को। खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तो विचारधारा की लड़ाई, देश पर आक्रमण, ये तमाम बातें यहाँ कह रहे थे राहुल गांधी। और उनसे पहले आपने सुन लिया नीतीश कुमार को। ये बाइट कल की है। इसके बाद नीतीश कुमार केजरीवाल से मिले थे, नीतीश कुमार भी, तेजस्वी यादव भी। तेजस्वी यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट भी किया था। ये सब आप लोग देख चुके हैं। तो दोस्तों, यानी कांग्रेस एक तरफ, या कांग्रेस और विपक्ष एक तरफ बीजेपी को की अंदरूनी कमजोरी को पहचान कर उसे हराने की तैयारी कर रही है, और दूसरी तरफ ये तमाम दल जो हैं, और खासकर कांग्रेस कहें तो खुद को मजबूत कर बीजेपी को मात देने की रणनीति भी बना रही है। बीजेपी पर यह दोहरा वार क्या उसे सत्ता से बाहर कर पाएगा या सत्ता में आने से रोकेगा, यह बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं, सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, सत्ता में इस वक्त चाहे कर्नाटक की बात करें तो वहाँ भी बीजेपी है, और केंद्र की बात करें, दिल्ली की गद्दी पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी बीजेपी से हैं। और बीजेपी कई राज्यों में चुनाव इस दम पर लड़ती है और कहती है एक बहुत शानदार स्लोगन के साथ कि डबल इंजन की सरकार, यानी केंद्र में भी हमारी सरकार और यहाँ भी आप हमारी सरकार बनाइए तो विकास की गति को कई गुना हम बढ़ा देंगे। क्या ऐसा होने जा रहा है? क्या कर्नाटक में बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज होगी? और कर्नाटक में अगर सत्ता पर काबिज नहीं हुई तो क्या हार की झड़ी लग जाएगी, या बीजेपी संभलेगी दूसरे राज्यों के चुनाव में? और 2024 में क्या बीजेपी वापस आएगी या बीजेपी नहीं? बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त देखिए स्क्रीन पे 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, आप सबका। और साथ में जुड़ गए हैं हमारे साथ सुनील शुक्ला जी। जरा सुनील शुक्ला जी का नाम चेंज कर दीजिए, नाम तो सबके गड़बड़ चल रहे हैं, पूरे नाम चेंज कीजिए। और सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। और स्वामी जी, क्या कहा जाए, ये जो डबल अटैक है, इस भंवर में बीजेपी यहां फंसी हुई दिखाई दे रही है, या अभी विपक्ष जो है वही अपने भंवर से बाहर नहीं निकल पाया है?
किस रूप में देखा जाए। कल से लेकर आज तक के डेवलपमेंट में एक डेवलपमेंट और भी है कि कल शरद पवार दिल्ली आ रहे हैं और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। देखिए, शरद पवार इससे पहले जब भी आते थे और अगर कांग्रेस के किसी लीडर से मिलना होता था तो सोनिया गांधी का नाम आता था, लेकिन इस बार नाम यह आ रहा है कि शरद पवार राहुल गांधी से मिलने आ रहे हैं। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। और राहुल गांधी का नाम आ रहा है तो एक लाइन और जोड़ देता हूं, फिर आता हूं आपके पास, कि आज ही सूरत कोर्ट में राहुल गांधी ने जो याचिका दायर की थी अपनी सजा के खिलाफ, उस पर सुनवाई पूरी हो गई है और 20 तारीख को इस पर फैसला आएगा। आज सुनवाई पूरी हो गई, आज ही सुनवाई थी, पूरी हो गई और 20 तारीख को और शरद पवार की खबर यह आ रही है कि शरद पवार आज ही दिल्ली आ गए हैं और आज शाम 8:30 बजे, जब हम ये चर्चा करते रहेंगे शायद आखिर में, तो उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होगी। आइए चलते हैं सीधा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। देखिए राजीव जी, मैं जो इस समय विपक्ष की व्यू रचना है मैं उस पर टिप्पणी करता हूं और कृपा करके जो मैं कहूंगा उसको क्षेत्रवाद और जातिवाद से मत जोड़िएगा। बिल्कुल निष्पक्ष मेरा जो वो है विश्लेषण वो मैं बता रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो इंटरकास्ट राइवलरीज हैं उसका बहुत अच्छा उपयोग करके पिछले 2 चुनाव जीते। हरियाणा के अंदर जाट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उन्होंने यहां पे बनाया एंटी जाट फ्रंट और जो जाटों के खिलाफ कास्ट राइवलरी थी उसका उपयोग करके उन्होंने कांग्रेस को हराया। उत्तर प्रदेश में जो एंटी यादव सेंटिमेंट था, ओबीसीज में से यादवों को निकालकर, जाटवों को दलितों से निकालकर उन्होंने एक व्यू रचना की थी। आज जो व्यू रचना विपक्ष ने की है जिसका विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। देखिए, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास 2 स्टार प्रचारक हैं, वो हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, और दोनों गुजराती हैं। आज उनके पास 2 पूंजीपति हैं, एक अडानी और एक अंबानी, दोनों गुजराती। जिस प्रकार से कर्नाटका के अंदर नंदनी को टेक ओवर करने की बात हुई अमूल द्वारा, वो भी एक प्रकार का एग्रेशन था गुजरात का कर्नाटका पे। और एक चीज आज मैं बता दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में किसी प्रकार से सरकार बन गई तो आज तो उन्होंने नंदनी को टेक ओवर करने का प्लान छोड़ दिया है। अगर किसी तरह से उनकी सरकार बनी तो नंदनी को अमूल टेक ओवर कर लेगा। यह होगा गुजरात का इन्वेजन। जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जो भारत का गणतंत्र है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो विपक्ष की आज की राजनीति है और जो व्यू रचना है उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है, अब बिहार में लड़ाई होगी किसकी? होगी लालू यादव की, नीतीश कुमार वर्सेस अमित शाह और नरेंद्र मोदी। कर्नाटका में लड़ाई किसकी होगी? डीके शिव कुमार की, सीधा रमैया की, कुमार स्वामी की वर्सेस अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की। महाराष्ट्र में लड़ाई किसकी होगी? शरद पवार की और उद्धव ठाकरे की बनाम अमित शाह और इन्होंने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के राजनाथ सिंह को, महाराष्ट्र के नितिन गडकरी को पीछे हटाकर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने, ये उनकी व्यू रचना की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि जिस प्रकार से हर जगह गुजरात, देखिए आप खुद सोचिए राजीव जी, सतपाल मलिक वेस्टर्न यूपी के बड़े प्रतिष्ठित, क्योंकि मेरे ही क्षेत्र से सतपाल मलिक आते हैं और मैं जानता हूं कि किस प्रकार के सज्जन पुरुष हैं और किस प्रकार के धीर चीर पुरुष हैं। एक राज्यपाल जो कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया का राज्यपाल रहा, उसको Z+ सिक्योरिटी नहीं दी, एक है केवल उसके पास पुलिस अधिकारी उसकी रक्षा करने के लिए। और किरण भाई पटेल जो फिर गुजरात का रहने वाला है, गुजरात की कोई मैं अवमानना नहीं कर रहा हूं, क्षमा मांग लेता हूं गुजरात वालों से अगर मैं कोर्रा कर रहा हूं तो, लेकिन किरण भाई पटेल एक जो फर्जी आदमी है और जिसके पहले 6 महीने पहले ही रिपोर्ट दायर कर दी गई थी, उसको Z+ सिक्योरिटी मिल जाती है। और जो वेस्टर्न यूपी के सतपाल मलिक, चौधरी सतपाल मलिक हैं, उनको Z+ सिक्योरिटी नहीं मिलती। जिस प्रकार से बिहार के बेटी नेहा सिंह को उनकी एक कविता लिखने पर पुलिस नोटिस भेज देती है। अब यह बात होगी बिहार अस्मिता की, यह होगी महाराष्ट्र की अस्मिता की, कर्नाटक की अस्मिता की, क्योंकि कर्नाटक के जो साउथ द्रविड़ियन स्टेट्स हैं वो नॉर्थ इंडिया के बार बार जाकर हिंदी में बोलने को इन्वेजन मानते हैं, आर्यंस का द्रविड़ियंस पे इन्वेजन मानते हैं। और इस समय जो वहां लड़ाई है, राहुल गांधी नहीं जा रहे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं राहुल गांधी कर्नाटका क्यों नहीं जा रहे हैं। वहां पे जो वहां की लोकल कन्नड़ भाषा है उसमें जो उनका कम्युनिकेशन हो रहा है, जो डीके शिव कुमार और वहां पे जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जो वहां के दलित नेता और 22% जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, और डीके शिव कुमार
जो कि 12% विकलिंगा को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वहां के सिद्धारमैया हैं जो कि कुर्बा को जो 7% को रिप्रेजेंट करते हैं। वहां की जो लोकल राजनीति का रणनीति कांग्रेस ने बनाई है और जो एचडी कुमार स्वामी ने बनाई है, वो बिल्कुल एक प्रकार से, और जिस प्रकार से इन्होंने रिजर्वेशन देके लिंगायत और वोकलिंगा को खुश करने की कोशिश की और जिस प्रकार से बैकफायर की है, जो कास्ट मैनिपुलेशन करके बीजेपी इलेक्शन जीतती थी, इस बार ये जो रीजनलिज्म है, क्योंकि हर जगह बिना किसी अवमानना के गुजरात का डोमिनेशन हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु के ऊपर जो गुजरात के लोग एक प्रकार का सब जगह गुजरात का आक्रमण हो रहा है, इसका प्रतिरोध होना आवश्यक है। हम 140 करोड़ लोग, हिंदुस्तान का एक एक जन भारत माता को अपनी मां मानता है। ये केवल गुजरात की मां नहीं है, हम सौतेले बेटे नहीं हैं, हम भी भारत माता के उतने ही बेटे हैं जितने हर्षद मेहता, केतन पारेख और ये गौतम अडानी, विनोद अडानी हैं। वो दूसरी बात है कि वो अच्छे बेटे नहीं है हमारी निगाह में, लेकिन गुजरात के जो हमारे मंत्रिमंडल है वो ये मानता है कि गुजरात के लोगों के सारे खून माफ, उनके लिए कानून अलग चलेगा और भारतवर्ष के लिए अलग कानून चलेगा। मैं इसका प्रतिरोध करता हूं और हाथ जोड़ के गुजरात वासियों से माफी मांग लेता हूं। जी, लेकिन प्रतिरोध बिल्कुल सही आप कर रहे हैं और यहाँ माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुजरात के लोग भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन कर्नाटक में अगर नंदिनी बनाम अमूल की बात होती है या ऐसे और भी बहुत सारे, तो गुजरात का मॉडल लेकिन वहाँ लागू होने या हावी होने नहीं दिया येदियुरप्पा ने। येदियुरप्पा की कहा जा रहा है कि खूब चली है अभी टिकट के बंटवारे में, लेकिन क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आज ही का दिन यानी अगले महीने, आज 13 तारीख है और अगले महीने की 13 तारीख को सामने रिजल्ट होगा तो सबको पता चल जाएगा कि गुजरात आखिर कर्नाटक में हुआ क्या। खैर, बढ़े आगे और आना चाहता हूं सीधे सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, किस रूप में देखा जाए ये जो डबल अटैक, इसलिए कह रहा हूं दोहरा वार बीजेपी के ऊपर। देखिए, कल से लेकर आज तक अभी 8:30 बजे मुलाकात है राहुल गांधी की और शरद पवार की। अचानक कितनी तेजी से घटनाक्रम को बदलते हुए हम लोग देख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी अपनी सूची जारी करती है और बीजेपी के अंदर कर्नाटक की बात कर रहा हूं, वहां भगदड़ मच जाती है, और उसी बीच इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं और कहते हैं कि बहुत व्यस्त रहने के बाद भी कटाक्ष करते हुए गहलोत साहब हमारे बीच हैं, क्योंकि सियासी उठापटक चल रहा है। इसलिए सियासी उठापटक की बात कर रहे थे क्योंकि सचिन पायलट अनशन पे बैठे हुए थे उससे एक दिन पहले। आप दूसरे की तरफ झांक तो रहे हैं, लेकिन अपने घर में क्या कुछ हो रहा है इसकी चिंता कर रहे होंगे। ये तो नहीं कर रहे हैं, ये तो माना ही नहीं जा सकता है, क्योंकि आप कर रहे होंगे चिंता। और उस चिंता से और इधर विपक्ष का जो वार है, इन सब से कैसे, क्या आपको लगता है? जरा विपक्ष जो कुछ कर रहा है सब कुछ सामने है, लेकिन कुछ चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं बीजेपी की, उससे ज़रा पर्दा हटाने की कोशिश कीजिए। ज़रा समझाइए कि क्या कुछ सियासी उठापटक के बीच में चलते हुए हम लोग देख सकते हैं या देख रहे हैं। धन्यवाद राजीव जी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों का एकजुट होना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये हमेशा से माना जाता रहा, कोई भी चाहे भाजपा का समर्थक हो, चाहे उनका विरोधी हो या तटस्थ राजनीतिक पर्यवेक्षक हो, सब ये कहते चले आ रहे हैं कि विपक्षी दलों की एकजुटता भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चुनौती भरा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो लोग हैं, जो जनमत है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। और अगर इस विरोधी मतदाताओं के विभाजन को रोका जा सकेगा तो यह बड़ी चुनौती होगी। तो जिस तरीके की पहल शुरू किया था नीतीश कुमार जी ने कई महीने पहले, जब उन्होंने एनडीए की सरकार से अपने आप को अलग किया था और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया था बिहार में, उस प्रक्रिया को और तेज हो जाना यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, क्योंकि बीच में यह फिर माहौल बनाया जाने लगा था कि बिहार में कुछ भी हो सकता है, नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। इन तमाम आशंकाओं को और तमाम तरह के नरेशन को नीतीश कुमार जी ने एक बार में खारिज कर दिया। हालांकि अपने समाधान यात्रा के दौरान बिहार में भी उन्होंने कभी भी विपक्षी एकता के अपने प्रयासों में किसी तरह की कमी का कोई संकेत उन्होंने नहीं दिया था। तो विपक्षी दलों का एकजुट होना
और विपक्षी दलों का लगातार भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर होना, यह एक बड़ी चुनौती तो बीजेपी के सामने है ही है। दूसरी चीज जो आपने बात कही, कर्नाटक में विद्रोह की स्थिति, निश्चित रूप से जिस राज्य में आप अपने को दोहराना चाहते हैं और वह आपके लिए गेटवे है दक्षिण के राज्यों के लिए, अगर वहां पे इस कदर आपके कार्यकर्ताओं और नेताओं में विद्रोह की स्थिति है, तो जो आरोप आप लगाते रहे हैं कि साहब जो अपने पार्टी और परिवार को नहीं संभाल सकता है वो राज्य क्या संभालेगा, तो सीधा सीधा वही आरोप लौट करके आप पे आता है कि अगर कर्नाटक में आप सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं और आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं और आप अपना परिवार संभालने की स्थिति में नहीं है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक भी आप पार्टी छोड़ के चला जाए और एक बार का मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति कहे कि कुछ भी हो जाए मैं चुनाव लड़ूंगा, तो अगर आप अपने परिवार संभालने की स्थिति में नहीं है तो आप राज्य क्या संभाल लेंगे। जो आरोप विपक्ष के ऊपर, खासतौर से कांग्रेस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही है, कर्नाटक के संदर्भ में यही आरोप पार्टी के ऊपर लौट के आता है। बीजेपी की जब अगर बात करें तो बीजेपी अपने आक्रामक हिंदुत्व पर कर्नाटक में चलने का प्रयास कर रही है। आप उनके नेताओं की सूची देख लीजिए, उसमें तमाम ऐसे नेता हैं जिनको जो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उनका हिंदुत्व को लेकर के बड़ा आक्रामक रवैया, उस तमाम लोगों को इसमें जगह दी गई है। दूसरी चीज की जो हिंदुत्व के जितने भी एजेंडे हैं कर्नाटक में, उन सभी एजेंडों को भारतीय जनता पार्टी जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि गवर्नेंस के नाम पर उसके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। भ्रष्टाचार का मुद्दा उसके ऊपर बुरी तरह से चिपका हुआ है बिहार कर्नाटक में। अगर यह स्थिति न होती कि भ्रष्टाचार के आरोप से अपने आप को छुड़ा पाते तो ऐश्वर्या साहब को भी ये टिकट दे दिए होते। अगर उनका भी टिकट उन्होंने काट दिया, इसका मतलब कि ये भ्रष्टाचार के आरोप से बचना चाहते हैं और एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल है उससे भी बचने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए 51 लोगों का भी इन्होंने टिकट काटा है, मतलब नए चेहरों को उन्होंने जगह दी है। और आपने जो लिस्ट दिखाई, कम से कम उसमें 10 लोग तो ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ दी। तो बीजेपी अपने ऊपर हो रहे लगातार हमलों को का काट दो चीजों में देख रही है कि वह एंटी इनकम्बेंसी के धार को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट चुनाव के मैदान से बाहर करे। दूसरी चीज कि जो उसके हिंदुत्व के एजेंडे को सूट करने वाले तथ्य हैं और मुद्दे हैं उनको आगे करे, जैसे हिजाब का मुद्दा है, हिजाब के मुद्दे को घर में रखना चाहते हैं। तटवर्ती इलाकों में जहाँ पर के उडुपी जैसे जिलों में जहाँ पे ये पोलराइजेशन की स्थितियों को मजबूत कर सकते हैं, वहाँ अपनी गतिविधियों को किए हुए हैं, लेकिन ये चल नहीं पा रहा। कष्ट केवल है कि चल नहीं पा रहा है। किसानों का मुद्दा बहुत गंभीर है, क्योंकि यह अमूल और जिसकी बात स्वामी जी ने की, अमूल और नंदिनी का मुद्दा केवल 2 ब्रांड का मुद्दा नहीं है। नंदिनी का कमजोर होना यानी कि कर्नाटक के किसानों पर आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास है, किसानों की सहकारिता आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास है, दूध उत्पादन किसानों को आर्थिक रूप से विपन्न करने का प्रयास है। ये केवल सामान्य बात नहीं है। इसके अलावा कर्नाटक के सामान्य नागरिकों को वाजिब दाम पर दुग्ध उत्पादक चीजों के मिलने में बाधा उत्पन्न करना है। अगर नंदिनी कम कीमत पर, बहुत रिजनेबल कीमत पर अपने राज्य के नागरिकों को अगर दुग्ध उत्पाद उपलब्ध करा रही है और वहां पर अमूल को बढ़ावा दे करके आप बड़ी कीमत पर लोगों को चीजें खरीदने के लिए विवश कर रहे हैं, तो यह सामान्य लोगों की आर्थिक व्यवस्था पर भी एक बड़ा हमला है। इसके अलावा जो सामान्य कर्नाटक का किसान है उसके ऊपर भी यह हमला है कि एक तो आप उसकी वाजिब कीमत नहीं दे रहे हैं और जो उसका उत्पाद है उसके सामने एक अवांछित चुनौती खड़ी कर रहे हैं। खासतौर से जो लाल मिर्च का उत्पादक किसान है, वहाँ लाल मिर्च के उत्पादों के ऊपर बड़े पैमाने पर विस्तार से बात करेंगे सुनील जी। सेकंड राउंड में आपसे बात करेंगे। जी सुनील जी, आते हैं, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इधर विपक्षी दल और उनकी एकता और दूसरी तरफ कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक इसलिए, और कांग्रेस से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है आज की तारीख में, या विपक्षी दलों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर्नाटक बीजेपी के लिए है। क्यों है ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा चाहूँगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं कल से लेकर के आज तक के घटनाक्रम में? एक तरफ टिकट का बंटवारा, उसमें भगदड़ की स्थिति कर्नाटक में, और दूसरी तरफ इसी दिल्ली में जो कुछ चल रहा है विपक्षी एकता की जो गांठ मजबूत की जा रही है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? कर्नाटक की बात पहले करें तो कर्नाटक में बीजेपी ने अब तक
224 में से 212 उम्मीदवार घोषित कर दिए और कर्नाटक जैसे राज्य में उसने एक भी मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया। कल जो सूची आई थी उसमें भी एक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं था। तो एक ऐसे राज्य में जहां पर्याप्त संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, किसी को उम्मीदवार नहीं बनाना, ये साबित करता है कि बीजेपी फिर कर्नाटक में भी उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, हिंदुत्व के नाम पर, जो अब तक लड़ती आई। दूसरी बात यह कि हिजाब पहनने वाली छात्राओं को आतंकवादी बताने वाले नेता को भी बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। मतलब यह कि बीजेपी चाहती कि हिजाब का मुद्दा उलझा रहे, चलता रहे, ताकि हिंदू वोटों का केंद्रीकरण हो सके। आज जो कांग्रेस के नेता ने कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया है, उसमें बताया कि किस तरह भाई भतीजावाद बीजेपी के उम्मीदवारों में है। आपने जिसका जिक्र किया, 35 लोग, कोई किसी का भाई है, कोई दादा है, कोई ससुर है, कोई साला है, साली है, कोई साले का साला है, कोई चाचा का ताऊ है। यानी सारे रिश्तों को उन्होंने एक परिवार की तरह बना दिया है। जो बीजेपी परिवार के मुद्दे पर बहुत ज्यादा बात करती थी, वहां परिवार मतलब केवल उम्मीदवार बीजेपी के नेताओं के परिवार को ही लेकर वो आई। और मोदी जी हर बार कहते रहे हैं कि परिवारवाद को बीजेपी में कोई जगह नहीं है, लेकिन ये बात हो रही कि मोदी जी का अपना परिवार नहीं है, तो लेकिन उनकी पार्टी में जो भी लोग हैं उनको उनके परिवार के लिए बहुत बहुत संभावना है। कर्नाटक में बीजेपी के लिए परेशानी यह है कि एक तो उम्मीदवार विद्रोह पर उतारू है। बीजेपी के जो दिग्गज नेता जिनका जिक्र कर चुके हैं मुझसे पहले के पैनलिस्ट अखिल स्वामी जी और सुनील जी भी, कि जो लोग बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं उससे बीजेपी को बहुत ज्यादा कुलाहट है। बीजेपी के नेता डरे हुए हैं कि क्या होगा, और चुनाव सर्वे के कारण तो बीजेपी डरी हुई है। डबल इंजन भी कुछ कर नहीं पाएगा। आप अतीत में देखें तो जब इंदिरा गांधी ने 1977 में चुनाव लड़ा था, तब देखिए मोदी जी जिस तरह पूरे देश में घूमते रहते हैं, उद्घाटन करते रहते हैं, इंदिरा गांधी ने 44,000 किलोमीटर की यात्राएं हवाई जहाज से, रेल से, बस से अपने कार में की थी। 245 संसदीय क्षेत्रों में वे गई थी, लेकिन बीजेपी लेकिन तब इंदिरा गांधी की पार्टी की बुरी हालत हुई। अब अगर मोदी जी समझते हैं कि वे डबल इंजन की सरकार की बात करेंगे, तो हर राज्य, कर्नाटक कोई गुजरात नहीं है कि डबल इंजन की सरकार के नाम पर वे वहां पर जीत पाए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए अंगूर काफी खट्टे हैं। अब बात विपक्ष की एकता की बात करें, जिस तरह विपक्ष के दल लगातार करीब आते जा रहे हैं, उससे बीजेपी की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। शरद पवार दिग्गज नेता हैं, विपक्ष के तमाम दल उन्हें बहुत सम्मान के साथ देखते हैं, यहां तक कि नरेंद्र मोदी भी उन्हें बहुत सम्मान देते रहे हैं, क्योंकि उनका कद राजनीति में काफी बड़ा है। नीतीश कुमार जब आए कल, और उन्होंने सोनिया, पहले भी वे पिछले साल जब 6 महीने पहले सितंबर में आए थे, तो सोनिया जी से मिले थे, अरविंद केजरीवाल से मिले थे। इस बार वे गए तो वे खड़गे जी से मिले, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार और राहुल गांधी से मिले, और ये अपेक्षा की कि विपक्ष अब एक साथ आएगा, जिसकी संभावनाएं बहुत बहुत खास है। इसकी आशा की किरण 2 कारणों से मुझे नजर आती है। एक तो ये कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, इससे अखिलेश यादव को बड़ी सांत्वना मिली, इससे ममता बनर्जी को बहुत सांत्वना मिली, इससे नीतीश कुमार को सांत्वना मिली कि अरे हमारी राह में राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी ने कभी ये इरादा व्यक्त भी नहीं किया कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते, बनना होता तो पहले बन जाते। लेकिन जब ये विपक्ष के नेता मिल रहे हैं, और एक और खास बात यह कि इसमें उन्होंने कहा कि हम मुद्दे वे रखेंगे जो स्थानीय स्तर पर होंगे। जो मुद्दा बंगाल में है वो मुद्दा होगा, जो बिहार में मुद्दा होगा वो बिहार के में मुद्दा होगा, महाराष्ट्र में जो मुद्दा होगा महाराष्ट्र में होगा। यानी एक बात तय मानिए कि अडानी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस देख चुकी कि राफेल को उसने राष्ट्रीय बनाया, और कांग्रेस को विपक्ष के दलों ने बहुत सहयोग नहीं दिया। तो इससे उम्मीद जागती है कि स्थानीय मुद्दों को बनाएंगे। लेकिन एक कांटा दिक्कत यह दिखती है राजीव जी, कि सारे क्षेत्रीय दल अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस बड़ा भाई होने के नाते सबसे ज्यादा बलिदान करे,
कांग्रेस अपने नेता अपने कम उम्मीदवार खड़ा करे और ज्यादा दूसरी पार्टियों के लोगों को मौका दे, तो ये कांग्रेस के लिए शायद अच्छी बात नहीं होगी और उसका नुकसान भी विपक्ष को हो सकता है। लेकिन बड़े भाई के बहुत सारे फर्ज होते हैं, उसके इलाके की जमीन दूसरा छोटा भाई ले लेता तो बड़ा भाई कुछ नहीं कहता, ऐसा होगा यहाँ। तो विपक्ष काफी करीब आ रहा है और कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार का फार्मूला चलेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी को इसकी भनक मिल चुकी है और बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह हिंदू मुस्लिम करके रिश्तेदारी निभा के किसी तरह कर्नाटक में सरकार बना ले, जो उसके लिए आसान नहीं है इस बार। और अब 1 महीने बाद पता चल ही जाएगा राजीव जी की क्या होता है। जी बिल्कुल, आज ही के दिन पता चल जाएगा, यानी अगले महीने 13 मई को ये पता चल जाएगा कि कर्नाटक में सरकार किसकी बन रही है। और लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ रख रहे थे कि राहुल गांधी अगर पीएम पद के उम्मीदवार नहीं बनते हैं, और जो अब बहुत हद तक क्लियर पिक्चर यहाँ दिखाई दे भी रहा है, तो वैसे में बहुत ऐसे लोग जो राहुल गांधी से दूरियां बरत रहे थे वो भी क्या करीब आएंगे, और जिसमें उत्तर प्रदेश के नेताओं का आप जिक्र कर रहे थे। जरा अमलेंदु उपाध्याय जी, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? अमलेंदु जी, अखिलेश यादव, इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मायावती, इन सब को लेकर के, और अगर राहुल गांधी इसमें अपने आप को पीछे करते हुए जैसे नजर आ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि संयोजक की भूमिका में, कोऑर्डिनेटर की भूमिका में, या यूपीए 3 के चेयरपर्सन की भूमिका में अब नीतीश कुमार दिखाई दे सकते हैं। नीतीश कुमार ओबीसी चेहरा हैं और लड़ाई इन लोगों ने लड़ने की कोशिश की थी, अभी देखिए मोदी नाम पे, मोदी सरनेम पे ओबीसी, क्या यहाँ उसका काट भी है जिसमें नीतीश कुमार को आगे रखा जाए? और साथ साथ जो पहले कह रहा था, जो बात यहाँ रख रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, उस पर आपकी टिप्पणी। देखिए राजीव जी, अब अखिलेश यादव की क्या परेशानी है, या मायावती की क्या परेशानी है, या केजरीवाल की क्या परेशानी है, तो ये तो एक अलग का मसला हो सकता है कि उनकी परेशानियां क्या है और वो कब तक दूर होती है उनकी परेशानियां। लेकिन असल में इन परेशानियों के पीछे ईमानदारी नहीं थी। असली बात यह है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की ईमानदारी जो होनी चाहिए वो अभी तक दिखाई नहीं पड़ रही थी इन दलों के पास आसपास। अब अगर नीतीश कुमार आगे बढ़े हैं और इनको एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी ईमानदारी बरती जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का जो ईमानदार प्रयास, जो मुझको लगता है कि शायद ईमानदार प्रयास है अब एकजुट करने का, वो कुछ रंग लाएगा, ये लोग जुटेंगे। असल में अखिलेश यादव की तो परेशानी राजीव जी राहुल गांधी को लेकर के नहीं है, बल्कि परेशानी ये है कि कांग्रेस किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है पैर नहीं जमाने पाए। चूंकि जो जमीन समाजवादी पार्टी के पास है, वो लगभग 90% जमीन जो है समाजवादी पार्टी की, वो तो कांग्रेस से छीनी हुई है। तो अखिलेश यादव की परेशानी यही होती है कि कांग्रेस किसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में बढ़ी तो वो समाजवादी पार्टी जो बहुत पीछे चली जाएगी। तो ये परेशानियों में राहुल गांधी से उस तरह की कोई परेशानी नहीं है, और ये अखिलेश यादव भी जानते हैं कि वो राहुल गांधी के मुकाबले प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हो सकते अगर इस तरीके से देखा जाए। तो असली परेशानी जो है वो राहुल गांधी से नहीं, बल्कि ये कि कांग्रेस किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में पैर नहीं जमा पाए। उधर कांग्रेस भी जो है वो उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कुछ करना नहीं चाहती है। उसका भी अपना ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में संगठन छोड़ा हुआ है, तो अब नहीं लगता है कि कुछ करना है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के जिस तरह से परिणाम आए, तो उसको फिर उसमें लगा नहीं कि शायद उसे उत्तर प्रदेश को कुछ ध्यान देना है। तो इसलिए भी अखिलेश यादव वहाँ जो है वो फ्री है कुल मिलाकर के, वहाँ कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात थी राहुल गांधी को लेकर, वो थी ममता बनर्जी को, जो कई बार जो था वो नाभिक थोड़े दिन पहले ही उन्होंने एक सख्त टिप्पणी राहुल गांधी को लेकर की थी, जबकि भारत जो यात्रा के बाद की थी वो ममता बनर्जी। तो ये जो है मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जब इस तरीके से क्षेत्र में उससे बातचीत करेंगे, तो ये एक चीज आएगी सामने निकल करके कि जो समीकरण जो है, जो फॉर्मूला तय होना है गठबंधन का, उस पर जो है क्षेत्रीय दलों के साथ एक ठीक जो है वो बातचीत हो सकेगी। और बात यही होगी कि चुनाव के बाद तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। और जाहिर बात है कि राहुल गांधी ने कभी स्वयं को कहा भी नहीं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार है। पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ। छत्तीसगढ़ में जो हुआ कांग्रेस का महाधिवेशन, उसमें भी उन्होंने कहा कि वो दावेदार नहीं है। और पहली जो प्राथमिकता है वो भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटाने की है। तो यानी राहुल गांधी का कांग्रेस का विजन जो है वो तो एकदम स्पष्ट है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है।
तो बाकी लोगों का विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए कि उनकी प्राथमिकता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना है या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना है। तो ये चीजें जो है वो आगे तय होंगी जब नीतीश कुमार बाकी लोगों से चर्चा करेंगे। और जैसे नीतीश कुमार ने दावा किया कि जब हम बैठेंगे तो बहुत सारे लोग जो इकट्ठा होंगे। आज भी उनकी जो टी राजा से और सीताराम येचुरी से मुलाकात हुई है दिल्ली में अभी है, और शायद बाहर आ रहे हैं तो हो सकता है उनसे भी मुलाकात होगी, बातचीत आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कि अब जो वास्तव में एक राष्ट्रीय स्तर पे एक जो गठबंधन तैयार होना चाहिए वो तैयार होने जा रहा है। और शायद नीतीश कुमार जो है उनको कांग्रेस जो है वो 1989 वाले वीपी सिंह की भूमिका में लाना चाहती है। इस तरीके से उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है जी जी, ये मेल गठबंधन भी जो बने और वो उसको तरीके से इस तरीके से किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा जो है वो अच्छा तैयार हो और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सब जगह जो मजबूत प्रत्याशी और सर्वसम्मत प्रत्याशी जो हैं वो तैयार हो। भले ही लोगों की जो है क्षेत्रीय असुविधाएं अलग हो, क्षेत्रीय मजबूरियां अलग हो, क्षेत्रीय स्वार्थ अलग हो, लेकिन जो कुल मिलाकर राष्ट्रीय जो लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना होना चाहिए। इस पे जो है वो काम करने के लिए नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया जा रहा है और कांग्रेस जो उनकी जरिए बातचीत आगे बढ़ा रही है। तो मुझे लगता है कि स्थिति स्पष्ट है और ये परिणाम जो है इसके वो थोड़े दिन में सामने आ जाएंगे कि कौन कौन इस मोर्चे में आ रहा है। और अब ये तय मान के चला जाएगा कि जो अब इस मोर्चे में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जो है फिर वो इस मोर्चे के बाहर जो भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे में उसको शामिल माना जाएगा। मुझे लगता है जनता भी इस बात को अच्छी तरीके से स्वीकार कर दी कि जो इस मोर्चे में नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे में है, क्योंकि अब कोई नो मैंस लैंड, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कोई नो मैंस लैंड वाली स्थिति नहीं रहेगी। या तो आप इस खेमे में है या भारतीय जनता पार्टी के खेमे है। तो खेमा जो है जो तमाम क्षेत्रीय और विपक्षी दल है उनको तय करना है कि आप आखिर खड़े किस खेमे में है। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी को जो खिलाफ मोर्चा बनना है उसमें आप खड़े हुए हैं। तो ये चीज जब सामने आएगी तो इन जो क्षेत्रीय दलों की मजबूत है उनको राहुल गांधी से परेशानी मुझे लगता है जो रही होगी वो रही होगी। और वो सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस ही है, क्योंकि बड़ा दल कांग्रेस ही है और सबसे ज्यादा सीटों में लड़ाई भी कांग्रेस की होगी और सबसे ज्यादा सीट जीत के आएंगे भी जो है वो, क्योंकि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं अमलेंदु जी। दोबारा आता हूं आपके पास, थोड़ा शॉर्ट करना चाहता हूं ताकि कई राउंड में आप लोगों के बीच आ पाऊं, इसीलिए माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं। और आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। देखिए एक साथ तीन बातें यहां हो रही हैं। एक, नीतीश कुमार को सामने लाना, यानी ओबीसी का कार्ड चलने की कोशिश थी, उसके सामने ओबीसी का एक बड़ा कार्ड, और इतना ही नहीं, वहां पर बिहार में जातीय जनगणना को नीतीश कुमार ने जैसे आगे बढ़ाया है और वहां बीजेपी भी जातिगत जनगणना के सपोर्ट में नजर आई थी, आप याद कीजिए। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, दलित नेता, बहुत बड़े कद्दावर नेता, तो एक दलितों को साधने वाली बात भी। और साथ साथ यहाँ अमलेंदु जी कह रहे हैं, बहुत सही बात कह रहे हैं कि जो अब इस विपक्षी दल के साथ नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि वो बी टीम है, यानी वो भाजपा के साथ है। अब ऐसे में क्या ये डबल अटैक नहीं है तो क्या है? जरा आप, डबल नहीं बल्कि ट्रिपल अटैक कहा जाएगा, क्या जरा आपकी व्याख्या। ये कांग्रेस या बीजेपी को या वर्तमान पूरी की पूरी जो हमारी राजनीति है, इसकी बहुत सारी अवधारणाएं जो है वो नई अवधारणाएं बनने और कुछ पुरानी मान्यताएं अवधारणाएं ध्वस्त होने का ये काल है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने दो ऐसे नारे दिए थे जो लगते बड़े आकर्षक थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि ये तो पूरे भारत को खोखला कर देंगे। पहला जब वो आए तो बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो लोगों का खासकर जो नौजवान लोग हैं उन्हें लगता था कि पुरानी जो सरकारें थी, खासकर नेहरू से लेकर कांग्रेस ही जीतते थे, इन लोगों ने बहुत सारे बहुतेरे पाप किए हैं, तो कितना अच्छा होगा कि भारत से पूरा का पूरा कांग्रेस साफ हो जाए। उसका विस्तार दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उत्साहित होकर के विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि वो कितने खतरनाक नारे थे। क्यों? क्योंकि इस दौरान जो बहुत सारे लोग हैं उनका भी राजनीतिक प्रशिक्षण बेहतर हुआ है। जिस तरीके से घटनाक्रम के कारण राजनीतिक दल बदलते हैं, वैसे ही लोगों का राजनीतिक प्रशिक्षण भी तो होता जाता है। लोगों को लगा, पता चल गया ये जो नारा था भारतीय जनता पार्टी ने दिया था वो पूरा का पूरा वोट बटोरने के लिए किया था और देश को लूटने के लिए किया था। दूसरा नारा जो उन्होंने किया कि डबल इंजन सरकार। अगर डबल इंजन सरकार की आप इस तरीके का नारा देंगे तो इसका मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं सभी जगह क्या केवल भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होनी चाहिए? अगर डबल इंजन सरकार ही काम करती है तो फिर हमारा संघवाद कहां गया?
और डबल इंजन की सरकार बनती है, डबल इंजन की सरकार ही काम करती है, कल को मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार आई तो क्या आप सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार ही चाहेंगे? तो लोगों को पता चल गया कि ये विकास ऐसे नहीं होता है कि केंद्र में भी एक पार्टी की सरकार है और उसी पार्टी की सरकार जो है वो राज्य में हो तो ही विकास होता है। संघवाद को भारत ने पिछले कई सालों में बहुत अच्छे ढंग से उसका प्रयोग किया और भारत का बहुत चारों तरफ विकास करके दिखाया। जहां पर कांग्रेस की सरकारें नहीं थी वहां भी विकास हुआ, जहां दूसरी पार्टियों की सरकारें थी वहां भी विकास हुआ। तो ये दो मान्यताएं जो है वो जो ध्वस्त हुई हैं और लोगों को बहुत कुछ पता चलने लग गया है कि ये जो नारे हैं ये खोखले हैं, न केवल खोखले हैं बल्कि अपनी सरकार को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फेंके गए हैं, जो दुर्भाग्य से लोगों ने पहले उसे लपक लिया था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है लोगों की समझ बढ़ने लगी है, लोग जान गए हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में देखिए 2 एमएलए जो है, सिटिंग एमएलए जो है, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी है। अभी शायद शाम की खबर है, उस लिस्ट में पता नहीं कांग्रेस ने उनके नाम डाले हैं कि नहीं डाले हैं, जिसमें एक नेहरू ओलेकर है और एक और है। तो जो अब ये जो असली बात यह है कि कर्नाटक में अब जो कुछ होगा ये पैटर्न जो है हमें बाकी जगह पर देखने को मिलेगा। अगर यहां पर कर्नाटक में बीजेपी हार जाती है और कांग्रेस जीतती है तो बहुत सारे राज्यों में ये पैटर्न चलेगा और लोगों में ये हिम्मत आएगी कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में या किसी भी दूसरी पार्टी में जाएं। और आगे जाके जो कम से कम 3 या 4 राज्य हैं उनमें मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में ये स्थिति आएगी। मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा लोग कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए थे, वो उन्हें वापस आने की हिम्मत बनेगी, ऐसा ये भी मुझे लगता है। तीसरा जो मुद्दा है कि नीतीश कुमार के बारे में जो कहा गया कि वो भी प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी का नाम हट जाने से उनका उत्साहवर्धन हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा भी समय है जब बहुत सारे राजनीतिक दल और नेता अपने अपने पाप धोने के लिए सामने आ रहे हैं। देखिए, समाजवादी कुनबे में नीतीश कुमार ऐसे हैं जिनके ऊपर ये कलंक हमेशा रहेगा कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई है। जो कलंक लेकर जॉर्ज फर्नांडिस इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन मधु लिंगे अमर हो गए कि उन्होंने उस समाजवादी ऐसा नेता था जिससे भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी उसके साथ नहीं गए, और यहां तक कि 77 के बाद उन्होंने दोहरी सदस्यता के नाम पे पूरी की पूरी सरकार भी गिरा दी, वो चला, लेकिन मधु लिंगे का नाम आज भी इसलिए हम बहुत सम्मान के साथ लेते हैं। और जॉर्ज फर्नांडिस जैसा एक महान समाजवादी नेता जो है इस कलंक को लेकर चला गया कि उसने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको बनाए रखने में, बचाए रखने में, गठजोड़ करने में भी बहुत सारे काम किए, और उसका जितना पिछला इतिहास था वो सारा का सारा कलंकित हुआ, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि मेरे मन में उनके प्रति बहुत सारे उनके कामों के लिए बड़ा सम्मान है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पैटर्न कर्नाटक वाला चलेगा। तो दोहरा वार इसलिए होगा कि बीजेपी के ऊपर जो अंदर से होगा और बाहर से निश्चित रूप से होगा। आप शरद पवार, मेरा जो कहना है कि लोग अपने अपने कलम किसके धोएंगे, शरद पवार भी जो कला रहे हैं वो आके अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे कि भाई जेपीसी की जो मांग मैं नहीं कर रहा हूं, क्यों उसके साथ नहीं हूं, इसको भी धोएंगे। शरद पवार भी है, शायद अंतिम लोकसभा चुनाव में इतने सक्रियता पूर्वक वो काम करेंगे। मुझे लगता है कि उन्हें भी अपनी एक स्थिति स्पष्ट कर देनी होगी इसी लोकसभा चुनाव में, और बताना पड़ेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हूं, इसलिए वो भी कल आ रहे हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए। राजीव जी आज ही आ रहे हैं। अभी 8:30 बजे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों से मुलाकात है, अभी 8:30 बजे, मतलब अभी से ठीक 45 मिनट बाद। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। एक तरफ डबल इंजन की सरकार, दूसरी तरफ डबल अटैक। डबल इंजन की सरकार पर डबल अटैक। विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सीधा 2024 की तैयारी में हैं, लेकिन साथ साथ अगर आप देखिए तो हर राज्य के जो गुणा भाग हैं, सियासी गणित है, वो अलग अलग हैं। बिहार में अगर केसीआर के साथ में समझौता, इस विपक्षी दल के गठबंधन में केसीआर आ जाते हैं तो बिहार चुनाव जाकर के नहीं लड़ेंगे, लेकिन वैसे ही नीतीश कुमार जाकर के तेलंगाना में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो गणित कुछ और होगा, जो बन रहा होगा अंदर खाने में बनेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में तो यहां साफ दिखाई दे रहा है कि आप विकास के नाम पर चुनाव लड़ते रहे, लेकिन दूसरी तरफ आप फायर ब्रांड अपने कुछ नेताओं को भेजते हैं प्रचार में भी। और आज जो उत्तर प्रदेश से खबर आई है एक एनकाउंटर की, उसकी गूंज भी वहां सुनाई देगी क्या?
क्या जैसे अभी बता रहे थे, शायद मुझे ध्यान आ रहा है, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी कह रहे थे कि एक भी मुसलमान को वहाँ टिकट नहीं दिया गया है कर्नाटक में, जबकि काफ़ी एरिया जो मुस्लिम बहुल है बीजेपी की तरफ से, लेकिन यहाँ एक एनकाउंटर और वहाँ पोलराइजेशन, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? तो दो बातें आपके सामने रख रहा हूँ, एक कर्नाटक जहाँ डबल इंजन वाली बात, और दूसरा विपक्ष की बात हम कर ही रहे हैं। जरा आपकी प्रतिक्रिया। देखिए राजीव जी, दो घटनाओं पे ध्यान दीजिए। आज से 6 महीने पहले जितना भी माइग्रेशन हो रहा था वो कांग्रेस से और अपोजिशन से बीजेपी की तरफ हो रहा था। पिछले 5 महीने के अंदर कांग्रेस से माइग्रेशन बीजेपी की तरफ रुक गया था, और पिछले 15 दिन से आप देख रहे हैं कर्नाटका में माइग्रेशन बुरी तरह से रिवर्स माइग्रेशन बीजेपी का कांग्रेस की तरफ हो रहा है। ये पहले भी मैंने आपकी डिबेट में एक बार कहा था, एक बार लोकसभा का चुनाव घोषित हो जाने दीजिए, 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बड़े बड़े नेता जिनका मुंह बंद कर रखा है, ये बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज वो डरते हैं कि उनका कहीं फेक इनकाउंटर ना हो जाए, न कहीं उनकी जीप पलट जाए और उनके साथ उनको जीप से कुचल ना दिया जाए, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात आपने कही ओबीसी नेता नीतीश कुमार। राजीव जी ध्यान रखिए, यादव हो या कुर्मी हो, ये लोग पुराने बहुत पहले से ओबीसी कैटेगरी में हैं। ये जो घांची कम्युनिटी है, ये आज से 30 साल पहले सवर्ण माने जाते थे, इनको ओबीसी में लाया गया है कुछ साल पहले, और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद इस घांची कम्युनिटी, जो कि बेसिकली तेल ही नहीं है, ये तेल नहीं निकालते हैं, ये ऑयल ट्रेडिंग करते हैं, हो सकता है राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इनको दलित शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में डाल दिया जाए। तो देखिए इस प्रकार की जो राजनीति, और नीतीश कुमार के बारे में 2 अच्छी बातें मैं और बता दूं आपको। पहली बात, नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनकी डिग्री असली है। उनकी यूनिवर्सिटी में वी लिखा है, बी नहीं लिखा है, वो यूनिवर्सिटी वाले नहीं हैं। और दूसरी बात, उन्होंने अपने सनातन धर्म के जो दाम्पत्य जीवन था, वैवाहिक जीवन में अग्नि के सामने जो 7 फेरे लिए थे, उसका वो पालन कर रहे हैं। उन्होंने उस दाम्पत्य जीवन का विमुख नहीं हुए हैं, छोड़ा नहीं है, और अपनी पत्नी को कहीं दिखाते नहीं हैं, उसका लाभ नहीं उठाते। अपना जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, उनकी जो पृष्ठभूमि है, उसको कहीं नहीं दिखाते, किस प्रकार से संघर्ष करके आगे बढ़े। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी जो गरीबी का जीवन उनका बीता है और जिस प्रकार का संताप उन्होंने झेला है, उसके दुखड़ा नहीं रोते हैं, आंखें बहा के, आंसू बहा के अपने वोट नहीं मांगते हैं। वो एक देश के वासी के रूप में, दलित नेता के रूप में, भारत के 140 करोड़ के, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, और जिस प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देश को एकजुट करने का गांधी जी ने प्रयास किया था, मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार आज की तारीख में ये दिखा रहे हैं कि देश में ओबीसी, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, फॉरवर्ड कुछ नहीं है। देश को प्यार करने वाले एक तरफ है, देश को जोड़ने वाले एक तरफ है, और देश को तोड़ने वाले धर्म और संप्रदाय में दूसरी तरफ है। और हम राजीव जी जीतेंगे, और इन देश तोड़ने वाले और टुकड़े टुकड़े गैंग को हम हरा के रहेंगे राजीव जी। और नीतीश कुमार और राहुल गांधी और सब लोग मिलकर ये संपन्न करेंगे, देश को तोड़ने वालों को हम सत्ता नहीं सौंपेंगे। जी जी, जीत और हार सियासत में यही तो है। आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, जरा इस अपनी बात जो पहले कह रहे थे, मैं बीच में माफ़ी चाहूँगा, रोका था, उसको जरा आगे बढ़ाइए। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो एक गणित चल रहा है, उस गणित में क्या बीजेपी खुद फंसती हुई नहीं दिखाई दे रही है? डबल इंजन की सरकार, फिर ओबीसी का मामला, फिर राहुल गांधी का, हालांकि अब 20 तारीख को फैसला आने वाला है राहुल गांधी पे, क्या कुछ फैसला आता है लोअर कोर्ट से, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो राहुल गांधी अपर कोर्ट जाएंगे, और एक दिन भी अगर उनकी सज़ा एक दिन भी कम हो गई तो सांसदी उनकी बरकरार हो जाएगी, और सांसदी बरकरार के अलावा उनका घर भी वापस मिल जाएगा। तो बहुत कुछ राहुल गांधी का भी 20 तारीख को होना है। और साथ साथ इस वक्त थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, 40 मिनट बाद इन लोगों की मीटिंग भी है शरद पवार की। तो ये अंदर खाने जो बातें चल रही हैं उनमें क्या ये डबल अटैक नहीं है बीजेपी के ऊपर? और अगर है ऐसा तो कहाँ पाते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनिए, जो थोड़ा सा सहमा उनका आजकल भाषण दिखाई दे रहा है, कुछ दाना डालने वाली कोशिशें हो रही हैं, वो कोशिशें भी फेल हो रही हैं। दाना डालने वाली बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
आज़ाद साहब को हम देख ही रहे हैं, किताब लिख करके घूम रहे हैं, आज़ाद हैं बिल्कुल। और दूसरी तरफ कल राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर जो बातें उन्होंने कही, तुरंत राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। तो ये पलटवार पहले ऐसे नहीं होते थे जो अब हो रहे हैं। फर्क क्या देख रहे हैं आप पहले और अब में, प्रधानमंत्री में और अब के कांग्रेस में, विपक्षी दलों में, जरा दोनों फर्क को। सरकार के ऊपर हमले की गति तेज हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खोई है। अपनी विश्वसनीयता खोने का आधार केवल है कि अगर आप तथ्यों के आधार पर बात नहीं करेंगे तो आप लंबे समय तक लोगों को गुमराह करने की स्थिति में नहीं होते। अगर सत्तारूढ़ दल ये कहता है कि राहुल गांधी ने पिछड़े वर्गों का अपमान कर दिया अपने भाषणों में और तथ्य इसके विपरीत हैं, तो ये कैसे आप इसको लंबे समय तक चला सकते हैं? आप चिल्लाते रहिए, तमाम लोग एक ही तरह की बात करिए, लेकिन जिसको सुनना है उसको क्रॉस चेक करेगा ना कि आखिर राहुल गांधी ने पिछले वर्गों का अपमान कहां कर दिया। अगर मोदी नाम के भगोड़ों का नाम लेना पिछड़ों वर्ग का अपमान है तो इस पर तो केवल बीजेपी के लोग विश्वास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का नाम लेना अगर पिछड़े वर्ग का अपमान है तो केवल उनके समर्थक विश्वास कर सकते हैं। सवाल यह है कि जिस नरेशन को आप चलाना चाहते हैं अगर उसमें तथ्य नहीं है तो उसको आप लंबे समय तक चला नहीं सकते, इसलिए आपके सामने विश्वसनीयता का संकट हो गया। आपने एक कथा कहानी चलानी शुरू की कि साहब कि राहुल गांधी ने लंदन में जाकर देश का अपमान कर दिया। जब उन कथ्यों को लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि भाई कहां अपमान कर दिया। सरकारें आलोचनाओं से कैसे बच सकती हैं? अगर सरकार की आलोचना नहीं होगी तो फिर लोकतंत्र किस बात का? फिर तो एक पार्टी का सरकार चलाई आप, और सरकारों की आलोचना देश की आलोचना मान ली जाएगी तो फिर तो लोकतांत्रिक मूल्य कोई मतलब ही नहीं हुआ ना कोई। इसलिए ये दरअसल हुआ क्या कि जब आपके विश्वास को लेकर के, आपकी बातों पे लोगों का विश्वास बढ़ता चला गया तो हमले बढ़ते चले गए। गवर्नेंस के नाम पर जब आप कोई बात नहीं करते हैं और इधर उधर की राजनीतिक बातों पर आप मुद्दे चलाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हमले बढ़ेंगे। अगर आपने लोगों के सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं किया, जो देश की समस्याएं थी जिनका समाधान करने का वादा करके आप सत्ता में आए थे, लोगों ने आप पे विश्वास पैदा दिया था, आप उन समस्याओं के समाधान करने के लिए आप कुछ नहीं है, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, तो स्वाभाविक है कि आपके ऊपर हमले बढ़ जाएंगे। क्योंकि जिस विश्वास के साथ लोगों ने आपको अपना जन समर्थन दिया वहां पे लोग अपने आप को ठगा हुआ पा रहे हैं। दूसरी चीज कि आप अगर कहते हैं कि साहब जो काम आजादी के समय हो जाना चाहिए था, अगर रेल का कोई काम अगर नहीं हो पाया तो आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि आजादी के समय उसको हो जाना चाहिए था? आजादी के समय की आर्थिक स्थितियां क्या थी, प्राथमिकताएं क्या थी? आज जो काम आजादी के दौरान हो गए, जितने शिक्षण संस्थान, जितने एकेडमिक संस्थान, जितने शोध संस्थान आजादी के बाद के सरकारों ने स्थापित कर दिया, आजादी के 70 साल बाद भी आप उन्हें स्थापित कर पाए और हम कहीं गिनती हमारी नहीं हो पा रही है। तो आप मैंने कहने के लिए कुछ उन देश काल परिस्थितियों का आकलन किए बगैर आप कुछ भी कह दीजिए, लोग मान जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा लोग विश्वास कर लेंगे, इन तथ्यों को लोग नहीं जानेंगे। और इन्हीं बातों को चलाने के लिए अगर आप कोई प्रयास करते हैं और वो प्रयास जब सफल नहीं होते हैं तो स्वाभाविक है कि आपका आत्मविश्वास भी घटता है। जब विपक्षी दल, कल तक तो आप कह रहे थे कि विपक्षी दल एक हो ही नहीं सकते, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। आपका ये कहना था कि भ्रष्टाचार के नाम पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आज अगर वो भ्रष्टाचार के नाम पर इकट्ठे हो रहे हैं तो आप होने क्यों दे रहे हैं? अगर आप एक तरह आप हर बात का कंट्राडिक्शन आपके सामने है, आप परिवारवाद पे हमला करते हैं और ये अनिल एंटनी जब आपके पार्टी में चले आते हैं तो परिवारवाद तो नहीं है। अनिल एंटनी का राजनीतिक ताकत कौन सी है सिवाय एंटनी साहब के पुत्र होने के अलावा? तो परिवारवाद नहीं है। अगर आप राजगोपालाचारी साहब के ग्रैंडसन को अपनी पार्टी में ले लेते हैं तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? केवल आप जो कहे वो परिवारवाद है और आप जो करें वो परिवारवाद नहीं है। तो आपकी राजनीति में कंट्राडिक्शन तो खुद पैदा करते हैं आप, और इसलिए आपके ऊपर हमले बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि आप अपने की गई कार्रवाई से बच कैसे सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप कर्नाटक में आएंगे, आपने कर्नाटक में जैसे अभी प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने कहा कि आप कहते हैं कि परिवारवाद, जिन लोगों को आपने टिकट दिया है उनमें कितने परिवारवादी हैं? क्यों नहीं आपने हटा दिया?
आपने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई क्या की? और ये उलझ तो गई हैं। आप ये सोचिए कि अगर जब लिंगायत परिवार के साथ बीजेपी ने या कांग्रेस पार्टी ने भी उनके नेताओं का की अवहेलना की है, दोनों को इसकी राजनीतिक कीमत अदा करनी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी आज वही काम कर रही है कि अपने आप को लिंगायतों और वोकालिंगा से अलग हट करके एक जो हिंदुत्व की राजनीति करने का प्रयास कर रही है, यह इसके लिए सबसे बड़ा खतरनाक है। क्योंकि वहां पे कुछ राज्यों में, अरे कुछ राज्य के कुछ इलाकों में हो सकता है कि हिंदुत्व का नारा चल जाए, पूरे राज्य में नहीं चल सकता। कर्नाटक उस तरह का राज्य है नहीं। कर्नाटक में के तमाम ऐसे राज्य हैं जो अपने अधिकारों और हक के लिए लड़ने वाले लोग हैं। वो ये भी चाहते हैं कि हम किसी का हक छीन करके उनको न दिया जाए, बल्कि उनका हक जो है वो उनको दिया जाए। आप याद कीजिए कि जब इन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के आरक्षण को हटा करके लिंगायतों का लिंगा में इसका बंटवारा किया था, लिंगायत समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने इसका विरोध किया कि ये तरीका ठीक नहीं है। ये यहां तक कि जो मठ थे उन लोगों ने इसकी खिलाफत की। तो वो चलने वाला नहीं है। हालांकि प्रयास यही है कि जब आपके पास आपके सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए आपके पास नहीं है, तो स्वाभाविक है कि आप अपने जो आपका जो पुराना हिंदुत्व की राजनीति है उसको बढ़ावा देने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आज आपके पास कोई चेहरा नहीं है जिसको आप बता सके। इतने दिनों के आप इतने लंबे समय तक शासन में रहने के बावजूद एक चेहरा नहीं आप ला पा रहे हैं। और इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के विपरीत कांग्रेस की स्थिति क्या है कि कांग्रेस के जितने नेता वहां की राजनीति में है, सबका पब्लिक करेंट बहुत बेहतर है। चाहे वो ओबीसी के नेता हो, सिद्धारमैया साहब उस वर्ग से आते हो। और आज भी आप देखिए कि किसी भी व्यक्ति की तुलना में मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक पॉपुलर व्यक्ति सिद्धारमैया है। उस राज्य में सर्वाधिक पसंद के व्यक्ति सिद्धारमैया, जिनको लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और एक सबसे बड़ा तथ्य है कि पिछले 2018 के चुनाव में सत्ता में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कांग्रेस का मत प्रतिशत ज्यादा है। माने कि कथित एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की तुलना में बीजेपी का कांग्रेस का जो मत प्रतिशत है वो इनके साथ ज्यादा रहा, बीजेपी का कांग्रेस का ज्यादा है। बीजेपी कर्नाटक में कभी अपनी ताकत के ऊपर सरकार बनाने में सक्षम नहीं रही है और कांग्रेस का जनाधार किसी चुनाव में घटा नहीं है। आप कह सकते हैं कुछ जानकार लोग कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का मत प्रतिशत बढ़ गया, लेकिन कांग्रेस का घटा नहीं। जो मत प्रतिशत घटा वो जेडीएस का घटा और उसके आधार पर बीजेपी का मत प्रतिशत बढ़ गया। लेकिन कांग्रेस का जो अपना जन समर्थन रहा है उस जन समर्थन में कभी कमी नहीं आई। तो स्थिति केवल यह है कि विपक्षी दलों की एकजुटता, सरकार का विभिन्न मुद्दों पर असफल होना, सरकार के ऊपर लगने वाले भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों के जवाबदेही से बचने की कोशिश, और समाज के विभिन्न वर्गों के मन में, चाहे किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे मजदूर हो, चाहे पढ़ा लिखा युवा वर्ग हो, उनके मन में बढ़ता हुआ असंतोष, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण से सरकार के ऊपर हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप अपने दायित्वों के प्रति, अगर अपने उत्तरदायित्व का निर्धारण खुद नहीं करेंगे, उससे आप बचने का प्रयास करेंगे, तो ये रणनीति सफल हो नहीं सकती है। आपके ऊपर हमले बढ़ेंगे और वो उन हमलों की वजह से नियमित आपके प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, अविश्वास भी बढ़ेगा। और लेकिन दूसरी तरफ अब जरा कांग्रेस की बात करना चाहता हूं। कांग्रेस को कहां देखा जाए, कहां रखा जाए? खासकर कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की बातें बहुत हो रही हैं, जो सर्वे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि यहां कांग्रेस बहुत आगे है, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। और अब देखिए इधर विपक्षी एकता की बात हो रही थी, तो उसमें भी नीतीश कुमार कह चुके हैं पहले कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, और वहाँ भी अब कांग्रेस जो है आगे दिखाई दे रही है। कांग्रेस से सब मिलने आ रहे हैं दिल्ली में, और ऐसे में कांग्रेस का एक सेंटर पॉइंट के रूप में आने वाले चुनाव से पहले एक सबसे जो कहते हैं कि बिल्कुल उसके इर्द गिर्द तमाम दल जो हैं वो धीरे धीरे सिमटते हुए उनके साथ आते हुए दिखाई देंगे क्या? और क्या इसमें नीतीश कुमार के रोल को लेकर के भी आपके पास क्या कुछ जानकारी है, वो भी ज़रा साझा कीजिए कि क्या कुछ होने जा रहा है कांग्रेस के लिहाज से ये चुनाव, और इसके बाद 2024 तक कितना महत्वपूर्ण माना जाए, और कितना उसके लिए कहें कि ये एक पॉजिटिव सिग्नल दे सकता है अगर कर्नाटक का चुनाव आता है सामने और उसमें जीत मिल जाती है तो? राजीव जी, कर्नाटक का चुनाव कई मायने में बहुत सारे अर्थों में महत्वपूर्ण होने वाला है।
एक तो वो एक ऐसा राज्य है जिसमें बड़ी कोस्ट लाइन है। आर्थिक रूप से ये राज्य गुजरात या महाराष्ट्र के समकक्ष कहा जा सकता है, हालांकि थोड़ा छोटा राज्य है महाराष्ट्र की तुलना में, लेकिन उस राज्य में आर्थिक संपन्नता है, वहां विविधता है, देश की विविधता है। और कर्नाटक से ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं और उन्हें अच्छा खासा अनुभव राजनीति का है। अब कर्नाटक के चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपनी बात कह रही है उससे बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। बीजेपी को लगता है कि अगर कर्नाटक में वो सरकार नहीं बना पाई तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। और देश के हालात आप देखिए, जब मुझे फिर वही इमरजेंसी की याद आती कि क्या क्या नहीं किया था सत्तारूढ़ पार्टी ने। विद्याचरण शुक्ल सूचना प्रसारण मंत्री थे, उन्होंने दूरदर्शन पर, चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी और जगजीवन राम की सभा कामयाब न हो पाए जो विपक्ष में थे, तो उन्होंने बॉबी फिल्म दिखाना शुरू कर दिया दूरदर्शन पर। 5 बजे के बजाय 4 बजे शुरू कर दिया, सिनेमा के टाइम में बदलाव कर दिया। लेकिन सारी बसों को कहा गया कि बसें कहीं रोक दी गई, परेशान किया गया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की एक सभा थी जिसमें आधी दिल्ली मोड़ पड़ी थी, ऐसा कहते हैं, और जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का अंदाज था, उन्होंने कैसे और आजादी की बात शायराना अंदाज में की थी, वो भी बड़ी दिलचस्प है। कि आप देखिए, उन्होंने आंखें बंद करके कहा, बड़ी मुद्दत के बाद मिले हैं दीवाने, लोग ताली बजाने लगे। फिर कहने लगे, कहने सुनने को बहुत है अफसाने, तालियां बज गई। फिर तत्काल उन्होंने ट्रैक बदला, कहा खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। यानी उन्होंने इमरजेंसी पर, सेंसरशिप पर, अब यही बात आप कहिए, वैसी कोई बात अगर कही जाए कि कब तक ये रहेगी आजादी, ये जाने। नीतीश कुमार जिस तरह से आगे आ रहे हैं, नीतीश कुमार अभी थोड़े संकट में है क्योंकि पहले बीजेपी के बैसाखी के सहारे थे, अब बीजेपी की बैसाखी नहीं है, तो उनकी मजबूरी भी है, कांग्रेस उनकी मजबूरी भी है। वो कोई देवदूत नहीं है नीतीश कुमार, बहुत अच्छी बात है, राजनीति में है तो देवदूत होने की आशा भी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ एक अच्छी बात यह है कि वे राहुल गांधी की तरह कट्टर सिद्धांतों की बात नहीं करते। सिद्धांतवादी होना बहुत अच्छा है, राहुल गांधी जानते हैं, वो है, अच्छी बात है। लेकिन राजनीति में कई बार सिद्धांत, केवल सिद्धांत के भरोसे चलना नुकसानदेह होता है। तो हमने अतीत में देखा है, महात्मा गांधी ने बहुत नुकसान सहे, कांग्रेस पार्टी ने नुकसान सहे सिद्धांतों के कारण। अब अंततः जाके कांग्रेस जीती, गांधी जी विजयी हुए, गांधी जी को श्रेय मिला। लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में बहुत ही चतुर। और शरद पवार के बारे में भी यही बात कही जा सकती है कि वो राजनीति में बहुत घाघ हैं और वो जानते हैं कि कहां हवा बदल रही है। एक बात आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह सरकार चला रहे हैं, वो किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह सरकार चला रहे हैं। जो भी काम किया है, नोटबंदी और जीएसटी को तो छोड़ दीजिए, उन्होंने जो भी काम किया है उसका क्या अंजाम मिला है आप देख लीजिए। क्या अंजाम मिला है पटेल जी की प्रतिमा 3000 करोड़ रुपए लगाने का, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बनाने का क्या रिटर्न है, कोई बताने को। और हर ट्रेन का, हर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का क्या औचित्य है, लोगों को समझ में नहीं आया। फिर 6,000 रुपए देकर या 7,000 रुपए देकर इंदौर से, भोपाल से दिल्ली जाएगा, तो उससे अच्छा वो हवाई जहाज में क्यों नहीं चला जाएगा। तो वंदे भारत ट्रेन फ्लॉप हो रही है। तो जो एक ही चीज का जो राग अलापने की आदत है प्रधानमंत्री की, हमने ये किया, 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 तो लोग इससे ऊब गए हैं। और ये डबल इंजन की सरकार का फार्मूला भी उबाऊ हो गया है। कर्नाटक में जो माहौल बन रहा है वो बीजेपी के लिए खतरे की झंडी है और बीजेपी इस बात को जानती है। और कुल मिला के बीजेपी में 2.5 नेता तो हैं या 2 नेता हैं। तो बीजेपी के साथ चिंता ये भी है कि उन 2 नेताओं के भरोसे कहां तक जाएगी और देश के लोगों को कैसे अपने साथ लेकर आ पाएगी। बीजेपी जिस तरह गुजरात, मतलब अभी अखिल स्वामी जी ने गुजरात के वर्चस्व की बात की थी, प्रोफेसर साहब को शायद ये बात वक्त की कमी से नहीं बता पाए कि केंद्रीय सचिवालय में जितने अधिकारी, जितने IAS अधिकारी हैं, उनमें
गुजरात कैडर के ही एक खास बैच के अधिकारियों का वर्चस्व है। तो मुश्किल बात यह है या दिक्कत की बात है कि सरकार वही चला रहे हैं। तो वे जानते हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री के निवास में जो खानसामा है, जो उनका मेकअप मैन है प्रधानमंत्री का, वो मेकअप भी कराते हैं, करना होता है उनको, उनका जो टेलीप्रॉम्प्टर चलाने वाला, वो सारे के सारे गुजरात से लेकर आए। और उन्होंने उनके पहले जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के खानसामे थे, उन्होंने कहा था मैं किसी को हटाऊंगा नहीं, लेकिन उस खानसामे का तबादला उन्होंने कर दिया अंडमान निकोबार। इतना डर था उन्हें कि वो खानसामा उनकी बात कहीं रद्द न कर। तो ये सारी बातें जो जो केंद्रीय सचिवालय से, दिल्ली से सुनते हैं, वे अचरज में डालने वाली है कि एक प्रधानमंत्री इतना डरा हुआ है। और भाई अधिक से अधिक क्या होगा, आपके हाथ से सत्ता ही जाएगी। लेकिन सत्ता जाने का डर उनको इसलिए ज्यादा है क्योंकि सत्ता उनकी नहीं है, वो किसी और के लिए सत्ता में बैठे हुए हैं। ये बात राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि असली सत्ता का सुख कौन भोग रहा है, कौन सत्ता के प्यादों को संचालित कर रहा है, किन के हितों में कानून बनाए जा रहे हैं और किन को फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं जो बीजेपी को परेशान कर रही है, और बीजेपी की परेशानी जल्दी खत्म होने वाली 2024 में, क्योंकि बीजेपी सत्ता में रहेगी नहीं तो परेशानियां भी नहीं रहेगी। राजीव जी, सत्ता में नहीं तो परेशानी नहीं है, तो बात सही है, ये बात लागू होती है कांग्रेस के लिए भी, लेकिन कांग्रेस बहुत परेशानियों में रही है। और खासकर आप देखिए कि राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना पड़ा 55 घंटे, सोनिया गांधी 3-3 दिन तक गई। तो ये सभी परेशानियां होती हैं। क्या इसके बाद कुछ परेशानियां बढ़ेंगी? अगर सत्ता में नहीं तो परेशानियां क्या पीछा छोड़ेंगी? अगर विरोधी दल के लोग आ गए सत्ता में तो? प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं? इसने कभी इस तरह बदले की प्रकाश राजनीति, जी की आवाज आ रही है जी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कभी बदले की राजनीति नहीं की। अपने विपक्षी नेताओं को ईडी और सीबीआई के भरोसे नहीं किया, आईटी के भरोसे नहीं किया। उस जमाने में जिस कांग्रेस यूपीए की सरकार में जिस भी नेता पर आरोप लगा उससे इस्तीफा दिया गया, जिस मंत्री पर गंभीर आरोप लगा उससे इस्तीफा लिया गया। लेकिन आप देखिए यहां किससे इस्तीफा दिया जाता है? इस सरकार में किसी से इस्तीफा नहीं। दिल्ली की चाहे कोई भी सरकार हो, अरविंद केजरीवाल की सरकार भी, कोई कितने भी गंभीर आरोपों से घिरा हो, इस्तीफा मांगने की परंपरा दिल्ली में खत्म हो चुकी है। तो लगता नहीं कि कांग्रेस इस तरह बदले की राजनीति करेगी, इसलिए बीजेपी को चिंता नहीं। जी बीजेपी को चिंता नहीं है, लेकिन अंदर खाने ये खबरें भी हैं और ये बात भी बहुत तेजी से तैर रही है कि मोदी जी नहीं चाहते हैं कि सत्ता हस्तांतरण राहुल गांधी के, मतलब हस्तांतरण में जो सामने का पार्ट हो वो राहुल गांधी हो। अगर राहुल गांधी हैं तो सत्यवादी आदमी है राहुल गांधी, सच पे चलने वाले, और जो सच पे चलता है सबसे ज़्यादा डर तो उसी से लगता है। तो यानी आज की तारीख में बीजेपी को और उस पूरे कुनबे को इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, सबसे ज़्यादा अगर किसी इंसान से विपक्ष में डर है तो वो राहुल गांधी है। क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर आप जितने आरोप लगा लीजिए, जो भी लगा लीजिए, लेकिन वो आदमी पाक साफ है और पाक साफ निकलेगा, ये सत्ता पक्ष भी आज की तारीख में जान रहा है। खैर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, एक चेहरा बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है, और हालांकि प्रकाश जी अपनी बात रख चुके हैं, आपके पास, आप दोनों मुंबई में काफ़ी लंबा आप लोगों का वक्त गुजरा है जर्नलिज्म में, और उसमें मुंबई या महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का जो नाम है वो बहुत बड़ा नाम है। हालांकि निकले सोनिया गांधी के विरोध से, एनसीपी बनाई और सोनिया गांधी के साथ 2004 में सत्ता में आए और मंत्री भी बने थे, कृषि मंत्री थे, आपको याद होगा। अब भी जब इन लोगों की मीटिंग होगी और 4 दिन पहले अदानी साहब के चैनल में जो उन्होंने बातें कही थी और उसके बाद उसका खुद भी यू टर्न कर लिया था, अब इनका रोल आप कहाँ पाते हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा था डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कि शरद पवार खुद चाहते हैं कि ये जो विपक्षी गठबंधन है उसकी बागडोर उनके हाथ में आ जाए, लेकिन अब ये दिखाई नहीं दे रहा है। मगर वो आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने के लिए। अभी से 15 मिनट बाद मुलाकात है उन लोगों की। शरद पवार जी, देखिए ऐसा है कि पूरे भारत में केवल महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां के लोगों को, खासकर नेताओं को, राष्ट्र से भी ऊपर महाराष्ट्र लगता है। मतलब वो मान के चलते हैं कि जो हमारा राज्य है उसके ऊपर है।
और उसके भी बाद जो शरद पवार जो है उनका सारा का सारा राष्ट्र जो है उनका अपना लोकसभा क्षेत्र बारामती है। ये उनका, जैसे मैंने अपने पहले राउंड में भी ये कहा कि शरद पवार के सामने एक ऐसा अवसर है कि वो अपने जीवन के जिस उम्र तक पहुंच चुके हैं, मतलब उनकी आयु बहुत लंबी हो, उसमें मतलब हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं, लेकिन उम्र का असर होता है। वे ये जरूर चाहते हैं कि वे अपनी लड़की को भी अच्छे से स्थापित कर दें, नंबर एक। दूसरी बात, इस गलती का एहसास उन्हें निश्चित रूप से हुआ होगा जब उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल को लेकर पार्टी को तोड़ा था। आपको याद होगा कि उनके साथ दो ही नेता और निकले थे, तारिक अनवर साहब और पीए संगमा साहब। तो तारिक अनवर साहब भी वापस अपनी जगह पर पहुंच गए हैं, और सोनिया गांधी ने बहुत उदार दिल दिखाते हुए जब पीए संगमा की लड़की अगाथा संगमा को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया था, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। खुद शरद पवार जो कहते थे कि मतलब विदेशी मूल की कोई इसमें प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, उस यूपी अध्यक्ष के नेतृत्व में बनी सरकार, उनके मार्गदर्शन में बनी सरकार और चल रही सरकार में वो दोनों बार वो महत्वपूर्ण पदों पर रहे। अब शरद पवार ने अभी अभी जो अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ उनकी जो बहुत नजदीकी जो संबंध है उसका खुलासा करने के बाद उनको अपनी गलती का एहसास फिर से हुआ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें न केवल खुद की अपनी पोजीशन को साफ करना है, ठीक करना होगा, अपने लड़की के लिए सुप्रिया सुले के लिए आगे का एक लंबा रास्ता बनाकर रखना है, अजीत पवार की मुश्किलों को कम करना है, अपने बारामती क्षेत्र पर उनका अपना जो कब्जा बना हुआ है उसको वैसा ही बनाकर रखना चाहते हैं। उनके सामने अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वे राहुल गांधी के पास आए, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और इस पूरे के पूरे विपक्षी एकता के मामले को लेकर वो आगे उनको बढ़ना ही होगा। इसके अलावा उनके पास अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। वे आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा योगदान देने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इस कारवां में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। उनके सामने अब और कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। तो ये जो पैटर्न है, आप देखिए कि कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक, मैं एक ही मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि अब कांग्रेस जो है खुद किसी के पास नहीं जा रही है। सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया है, ये जो विपक्षी कुनबा जो बन रहा है, लोग चलकर कांग्रेस के पास आ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप किसी की ओर हाथ नहीं बढ़ा रही, वो अपने पार्टनर्स बहुत ही सजे तरीके से और बहुत सोच समझकर अपने पार्टनर्स चुन रही है, क्योंकि वो इसमें धोखा खा चुकी है। अब जो लोग आएंगे वे चल के आए, वो चाहते हैं। नीतीश कुमार ने कई बार बातें की कि हम इंतजार कर रहे हैं और कौन पहले आई लव यू कहे, हम ये देख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली नीतीश कुमार को पता चल गया है कि नहीं, प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ेगा। और इस समय जो है केवल कांग्रेस के ही कुएं में पानी बच गया है। अगर जो नहीं आएगा कांग्रेस के पनघट पर, वो उसका मटका खाली रह जाएगा। ये संदेश पूरे देश में सभी विपक्षी दलों को जा चुका है। आप अगर नहीं आते इस पनघट में तो आप अपने पानी का इंतजाम चाहे किसी और नदी नाले से करते रहे, गटर से करते रहे, वो आपकी अपनी एक चिंता हो सकती है। साफ पानी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से आपको योगदान देना है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होना है, तो आप आइए यहाँ पर और कांग्रेस के साथ जुड़ जाइए। इसीलिए आज कांग्रेस उस एडवांटेजियस पोजीशन में है कि अगर मान लीजिए, हाइपोथेटिकल में बात कर रहा हूं, कि मान लीजिए कि वो कांग्रेस को लूज कर जाती है कांग्रेस, तो भी उसका उतना नहीं बिगड़ेगा जितना भारतीय जनता पार्टी अगर कर्नाटक को गंवा बैठती है इस चुनाव में, तो उसकी जो लहर उठेगी इस हार की, वो 2024 तक जाएगी। उसके पहले के 6-7 राज्यों से गुजरती हुई वो लहर जो है बीजेपी को पूरा डुबा देगी। कांग्रेस को अगर हार भी गई इस चुनाव को कर्नाटक का, तो उसका उतना ज्यादा नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले जो राज्यों के चुनाव है उसमें कांग्रेस उत्तरोत्तर तरक्की ही करेगी। तो ये जो एडवांटेजियस, जो लाभदायक पोजीशन पे जो लाया है पार्टी को, वो राहुल गांधी ने लाया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने लाया है, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने लाया है, इसलिए लोग चल के आ रहे हैं। राजीव जी। जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और बहुत महत्वपूर्ण बात एक हमारे साथी लिख रहे हैं, और क्लोजिंग कमेंट में चाहूँगा इसको जोड़िए और इसका थोड़ा इस पर अपनी बात रखिए। अमलेंदु उपाध्याय जी, हरिकेश शर्मा जी हैं, लिख रहे हैं कि जब धरती पुत्र यानी मुलायम सिंह की बात थी और 2009 में आप याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश से ही, और राहुल गांधी वहाँ से अमेठी से चुनाव जीत के आए थे, तो कितनी सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी को। और आज की तारीख में क्या डार्क हॉर्स की तरह हम देखें, कुछ और देखा जा सकता है कि देखिए उत्तर प्रदेश को तो हम ऐसे छोड़ रहे हैं, या जितने भी
विश्लेषक हैं, विशेषज्ञ हैं, राजनीति पे जो लोग बात कर रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं, वहां तो 80 की 80 सीटें, उसमें से 2, 4, 5 सीटें इधर उधर हो जाएंगी, सभी सारी सीटें चली जाएंगी बीजेपी के खाते में। क्या ऐसा लगता है जब परिस्थितियां बदलेंगी? और क्या यही डर नहीं है? और अभी ये डर तो छोड़ दीजिए, मायावती का कुनबा और अखिलेश यादव का कुनबा, ये भी अब नेगोशिएटिंग सीट पे दिखाई नहीं देते हैं। जब राहुल गांधी ने मतलब कल के बाद से कई विपक्षी दलों के होश उड़े हुए हैं, इसलिए कई लोग तो सामने आ ही नहीं रहे हैं। अमलेंदु जी, कई लोग सामने कुछ बोलने नहीं आ रहे हैं कि अरे अब क्या करें, राहुल के नाम पे तो अभी तक राजनीति करते रहे, लेकिन अब राहुल के सामने जाना पड़ेगा। 2 फोटो आज तैर रहे हैं काफी, एक राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए नीतीश कुमार और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए नीतीश कुमार। दोनों तस्वीरें अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग, इससे आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन बताइए अमलेंदु जी, क्लोजिंग। देखिए, मैं पहले राउंड में इसी पे आना चाहता था कि उत्तर प्रदेश में 23 सीटें मुझे लगता है उस समय आई थी 2009 में कांग्रेस की, और 21 और 22 जो थी वो शायद समाजवादी पार्टी, बसपा, मतलब लगभग बराबर थी तीनों की। और उस समय सबसे बड़ी भूमिका राजीव जी कांग्रेस की इतनी सीटें लाने में थी, वो कुर्मी वोटों की ही थी। जो लखनऊ से लेकर के और गोरखपुर तक की जितनी कुर्मी बेल्ट है उसमें सब में कांग्रेस जीती थी। तो बड़ी भूमिका कुर्मी वोटों की उस समय थी। आज भी अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश पे ध्यान दे ले, मैं जो कह रहा था उस समय मैंने कहा था कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है, अगर आज भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश पे ध्यान दे ले तो नेगोशिएशन की स्थिति में ना अखिलेश यादव होंगे ना मायावती जी होंगी, कोई नेगोशिएशन की स्थिति में नहीं हुआ। और मुझे लगता है राजीव जी की नीतीश कुमार को जिस तरीके से आगे बढ़ाया है तो उसके पीछे कांग्रेस की 2 नीतियां हो सकती है। एक तो ये तो है कि भाई जो सीधे सीधे कांग्रेस साथ जाना नहीं चाहते, जिनकी हिचक है कि भाई हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, तो वो इस तरीके से है कि जैसे 1989 में हुआ कि भाई ठीक है, कम्युनिस्ट भी जनता दल के साथ थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, और दोनों अलग लड़े भी, वीपी सिंह को बनाया प्रधानमंत्री। तो ऐसे लोग जो नहीं आ सकते वो ठीक है, वो नीतीश कुमार के साथ रहे, नहीं आए कांग्रेस के साथ में, जो नहीं आना चाहते हैं वो नीतीश कुमार के साथ रहे। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। तो उत्तर प्रदेश में अगर इस तरीके से कांग्रेस ध्यान देती है तो बड़ा एक ओबीसी वोट जो है वो कुर्मी वोट जो उत्तर प्रदेश में वो भी है, और वो उसमें लगता है कांग्रेस ध्यान देगी। और अगर ध्यान देती है तो फिर बहुत मुश्किलें जो है वो सत्ता पक्ष के साथ साथ जो यहाँ के प्रमुख विपक्षी दल है उनके लिए भी पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए अब जो है वो प्रेशर की स्थिति जो है वो यहाँ के जो दोनों विपक्षी दल हैं उनके ऊपर भी निश्चित तौर पे होगी। तो मुझे लगता है कि ये रणनीति कांग्रेस की अच्छी हो सकती है, जिसे वो पर्दे के पीछे से खेल रही है, सामने आकर के नहीं खेल रही है। अब अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ध्यान देती है तो उत्तर प्रदेश में भी चीजें दूसरी होंगी। अब ऐसा नहीं होगा कि 80 सीटों में से जो 70 पे जो है वो समाजवादी पार्टी लड़ दे, या 70 पे बहुजन समाज पार्टी लड़ दे और 10 पे कांग्रेस लड़ दे, ऐसी चीजें मुझे लगता है कि नहीं होगी। लेकिन अब ये चीज अलग की होगी कि कौन किस तरीके से समझौता करता है, किस तरीके से समझौता नहीं करता है। मुझे लगता है कि बहुत से विपक्षी दलों के सामने अब संकट की स्थिति बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगी, और ये अब स्थिति नहीं रहेगी कि आप पर्दे के पीछे से जो कोई दूसरा खेल खेलते रहे और सामने आकर के आप भाजपा विरोध का नारा बुलंद करते रहे। अब ये परिस्थितियां जो है वो मुझे लगता है कि नहीं रह पाएंगी, और अच्छी लड़ाई जो है वो होगी, और सबको जो है वो खुल करके सामने आना होगा कि आप किस तरफ खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि जो मैं बार बार कहता रहा हूँ वो यही होना होगा, लोगों का ये ऐसे टेस्ट भी हो जाएगा कि आपके सामने लक्ष्य पहला क्या है। जाहिर बात है कि आप राजनीति करते हैं तो आपका अपनी राजनीति चमकाना लक्ष्य है, आप इस तरीके से राजनीति बने रहे, लेकिन आपकी राजनीति तभी चलेगी जब इस देश में डेमोक्रेसी बचेगी, देश बचेगा। तो बार जो बात मैं कह रहा हूँ वो यही है कि आपकी राजनीति तभी चलेगी जब डेमोक्रेसी होगी, चुनाव होंगे। तो इसलिए जो है अपनी राजनीति से ज्यादा इस समय देश में डेमोक्रेसी बचाना जरूरी है। अगर आपको अपनी राजनीति चलते रहना, व्यापार कर रहे तो कोई बात नहीं, व्यापार तो जो है फिर वो बहुत से लाभ और बहुत से हानि सोच करके किया जाता है। तो व्यापार कर रहे हैं राजनीति में आकर के तो अलग चीज है। तो जिनके खून में व्यापार है वो भी जो है राजनीति को व्यापार की तरीके से नहीं करते हैं। तो इसलिए जो लोग है राजनीति में, लगता है मुझे कायदे से राजनीति करनी चाहिए, और राजनीति यही है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए। तो यही परिस्थितियां बन रही है, और मुझे लगता है कांग्रेस जो नीतीश कुमार को आगे करके एक बहुत अच्छा गेम जो है वो खेलने की कोशिश कर रही है। और जाहिर बात है कि नीतीश कुमार के सामने भी ये आखिरी मौका है कि जो समाजवादियों के ऊपर तमाम तरह के आरोप रखते रहे हैं, और डॉक्टर लोहिया से लेकर के जयप्रकाश नारायण तक जो है वो सबने जो है जनसंघ और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी सब किस तरीके से समझौते किए,
जॉर्ज फर्नांडिस ने भी किए, नीतीश कुमार तो 22 साल रह लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में कोई मिला करके। तो इनके सामने भी एक आखिरी मौका है कि जो अपराध हुए जाने अनजाने उनसे तौबा करने का और देश को सही दिशा में ले जाने का, जिसके लिए समाजवादी कांग्रेस से अलग हुए थे कि डेमोक्रेसी जो देश में चलती रहे और अच्छा विपक्ष हो तैयार हो, उसके लिए जो अलग हुए थे, तो वो रास्ता तय करना है कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी बचे और किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पदच्युत किया जा सके। जी बिल्कुल, 2-3 बातें जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को समेटता हूं। और बात ये कि एक तो साफ नज़र आ रहा है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द ये राजनीति घूम रही है, और खासकर जो विपक्षी एकता है वो भी साथ साथ, क्योंकि सब अब राहुल गांधी को केंद्र में रख करके। और दूसरी बात कि 20 तारीख को राहुल गांधी के ऊपर जो फैसला आना है सूरत कोर्ट से, वो फैसला भी बहुत कुछ बताने वाला है। और एक दिन भी अगर राहुल गांधी की सज़ा कम हो गई तो आप समझ लीजिए कि उनकी सांसदी भी वापस और उनका घर भी, बंगला भी वापस। तो इसके बाद राहुल गांधी कितनी मजबूती के साथ दिखाई देंगे, ये सब आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि राहुल गांधी के ऊपर सावरकर के मामले में एक केस सावरकर के परिवार के लोगों ने कर दिया है पुणे में, और क्योंकि उन्होंने जो भाषण दिया था और ख़ासकर विदेश में जा कर के मैं सावरकर नहीं हूँ इसको लेकर के। लेकिन चौथी बात, सत्यपाल मलिक का जो नोटिस हमको भी सर्व हो गया है, और सत्यपाल मलिक के उस पे इंटरव्यू पे, तो यानी राम माधव की तरफ से नोटिस हमें सर्व हो गया है, और ये नोटिस सत्यपाल मलिक को भी सर्व किया गया है। तो ये जानकारी है बस, क्योंकि आप सब हमारे साथ जुड़ते हैं दोस्तों, और आप सबके सामने खुले दिल से सारी बातें रखने का हक हमें है, और हम वो सारी बातें आप तक रखते हैं, क्योंकि आप भी अपनी बात बहुत खुल के रखते हैं, इसलिए भी। तो बहुत कुछ है, आने वाले समय में बातें चलती रहेंगी, खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और हर तरह से हर मुसीबत को आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ झेलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सुनील शुक्ला जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहे। और